तो आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। कल हमने पढ़ लिया था गुलाम वंश। गुलाम वंश के पश्चात में दिल्ली सल्तनत के अंदर शुरुआत करेंगे खिलजी वंश। और खिलजी वंश का टाइमिंग मैंने आपको बताया था कि 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी कि दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने शासन कितने समय तक किया। तो 1290 ईस्वी के अंदर खिलजी वंश की स्थापना हुई और 1320 ईस्वी के अंदर खिलजी वंश का पतन हो गया। फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नए वंश की स्थापना हुई। कल के दिन के अंदर मैंने आपको एक गलत क्वेश्चन बता दिया था, ध्यान रखना कि सोमनाथ जो मंदिर का मैंने लिखवाया था कि सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता। तब मैंने कहा कि सोमनाथ मंदिर महाराष्ट्र में है। तो सोमनाथ मंदिर है, ध्यान रखना, गुजरात के अंदर। पहले सोमनाथ मंदिर महाराष्ट्र में था, सौराष्ट्र के अंदर। जब राज्य का विभाजन हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बने, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में आ गया। तो वो थोड़ा संशोधन कर देना कि सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो गुजरात राज्य के अंदर है। तो अब आगे शुरुआत करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के अंदर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। स्थापना की कब थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी के अंदर स्थापना की और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के अंदर शासन किया था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। कि यह शासक बने थे 1290 में और दिल्ली के शासक रहे थे 1296 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शम्सुद्दीन कैमूर को मार करके दिल्ली पर अधिकार किया था और बाद में इन्हें एक नए वंश की स्थापना की। और वो वंश कौन सा है? तो खिलजी वंश। इसे ही ध्यान रखना, खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश की स्थापना को किसके नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से। क्वेश्चन आ जाएगा कि खिलजी क्रांति कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी खिलजी क्रांति की? तो 1290 में। या खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1290 के अंदर। नेक्स्ट ध्यान रखना कि जलालुद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो जलालुद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था मलिक फिरोज। कि जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन के नाम के लिए आंसर करना है कि उनके बचपन का नाम मलिक फिरोज था। और इन्होंने खिलजी वंश की राजधानी किसे बनाई? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था, जो दिल्ली के नजदीक। इसने राजधानी किससे बनाया? तो इन्होंने राजधानी बनाया था किलो खरी को। नेक्स्ट बात ध्यान रखना कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में 92 ईस्वी के अंदर 1291 ईस्वी और 1292 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अंदर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? तो रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग कहां है? तो सवाई माधोपुर राजस्थान में है। रणथंभौर दुर्ग कहां है? सवाई माधोपुर राजस्थान। और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान। ये शासक कौन थे? हमीर देव चौहान, जो रणथंभौर के शासक थे। 1291 और 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को प्राप्त करने के लिए 2 बार असफल प्रयास किया था। जब यह रणथंभौर दुर्ग को प्राप्त नहीं कर पाए, तब इन्होंने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था कि मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता। तो यह भी बात ध्यान रखना कि यह बात किसने कही थी कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो यह बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कही थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इन्हीं का भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी करता है। कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी। हत्या कब करता है? तो 1296 ईस्वी के अंदर। और बाद में दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इतना ही आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और 1296 तक रहते हैं। इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक शम्सुद्दीन कैमूर को हरा करके खिलजी वंश की स्थापना की थी।
फिर कि इनके बचपन का नाम मलिक फिरोज था। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? किलाखोरी को बनाया। इन्होंने रणथंभौर पर 2 बार असफल प्रयास किया था और जब रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए तब इन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग नहीं समझता। तो ये हो गया आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पश्चात में खिलजी वंश का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं 1296 ईस्वी के अंदर और ये शासक रहते हैं 1316 ईस्वी। 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं तथा 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी शासक रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम आपको याद रहना चाहिए कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम था अली गुरशास। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था अली गुरशास। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था तथा अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक सफलता पर कि जब इनको प्रारंभिक सफलता मिली थी, प्रारंभिक सफलता इनको कहां पर मिली थी? तो गुजरात पर मिली थी। कि प्रारंभिक सफलता इनको किसमें मिली थी? गुजरात के अंदर मिली थी। गुजरात का बेगराज राजा थे, उनको इन्होंने युद्ध के अंदर हराया था। कब? 1298 ईस्वी में। और उनकी पत्नी कमला देवी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। तो प्रारंभिक जब इन्हें सफलता मिली तब इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है, ध्यान रखना। तब इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। यह वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है, क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। कंफ्यूजिंग यहां पर हो जाती है कि आगे लोदी वंश का शासक बनेगा सिकंदर लोदी। अगर पूछ लिया जाता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की, ऑप्शन में दे दिया जाता है सिकंदर लोदी, तो लगभग कंफ्यूजिंग होके कर देते हैं सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखना सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी अपनी प्रारंभिक सफलता के पश्चात में ये धारण करता है। नेक्स्ट हम बात यह करें कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान की इन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे पहले हम देखिए उत्तर के विजय अभियान की। उत्तर भारत के अंदर इन्होंने कहां कहां पर विजय प्राप्त की थी? तो उत्तर भारत के अंदर इन्होंने सबसे पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। कहां पर की थी भाई? गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। कब की? तो 1298 में। गुजरात के पश्चात इन्होंने रणथंभौर पर अधिकार किया था। रणथंभौर कहां पर है? तो अभी मैंने बताया था सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर है। वहां पर 1301 के अंदर इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया था। फिर रणथंभौर के पश्चात में इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। कहां पर अधिकार किया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी कहां पर है? तो राजस्थान के अंदर है, जिस पर इन्होंने 1303 के अंदर अधिकार किया। और चित्तौड़गढ़ के शासक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे। तो ध्यान रखना रावल रतन सिंह के शासक कौन थे? तो रावल रतन सिंह थे। और रावल रतन सिंह ने केसरिया धारण किया था 1303 में। इनके 2 प्रसिद्ध सेनापति थे गोरा व बादल, उन्होंने भी केसरिया धारण किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी पत्नी का ही नाम था पद्मिनी। पत्नी का नाम क्या था? पद्मिनी, जिस पर आपके मूवी आ रखी है पद्मावती। तो ध्यान रखना कि वो रावल रतन सिंह की ही पत्नी थी। और इनके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने बताया था। किसने बताया था? तो ध्यान रखना राघव चेतन। अब बात यह आई कि भाई राघव चेतन कौन था? तो राघव चेतन ध्यान रखना रावल रतन सिंह का दरबारी ब्राह्मण था। कि रावल रतन सिंह का दरबारी ब्राह्मण कौन था? राघव चेतन। फिर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर की विजयों के बारे में, क्योंकि इससे आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वो राजस्थान हिस्ट्री में आ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के पश्चात इन्होंने उत्तर के अंदर मालवा पर अधिकार किया। मालवा के पश्चात इन्होंने चंदेरी पर अधिकार किया। चंदेरी पर अधिकार करने के पश्चात में सिवाना पर अधिकार किया। और सिवाना के पश्चात में इन्होंने जालोर पर अधिकार किया। तो यह है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर विजयों का क्रम कि उत्तर भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। तो ध्यान रखना गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, चंदेरी, सिवाना और जालोर। और यही है इनके क्रम से अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का सही क्रम बताइए, तो सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, मालवा, चंदेरी, सिवाना और जालोर।
उसके पश्चात में ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय, कि दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने विजय किन किन क्षेत्रों पर प्राप्त की थी। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अंदर विजय प्राप्त करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? नुसरत खां। इस नुसरत खां ने दक्षिण भारत के अंदर मलिक काफूर नामक व्यक्ति का नाम क्या था? तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ध्यान रखना व्यक्ति नहीं था। तो नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसने दक्षिण भारत में मलिक काफूर नामक हिजड़े को 1000 दिनार में खरीदा था। कितने के अंदर खरीदा था? 1000 दिनार के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखना एक प्रश्न और आ जाता है कि हजारी दिनार के नाम से किसे जाना जाता है? तो हजारी दिनार के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मलिक काफूर को हजारी दिनार के नाम से जाना जाता है। तथा इसी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक ए नवाब बनाया था। यह भी ध्यान रखना कि मलिक ए नवाब किसे बनाया था? तो मलिक ए नवाब मलिक काफूर को बनाया था। दक्षिण भारत की जितनी भी विजय अभियान है, उन विजय अभियानों को जीतने वाला मलिक काफूर ही था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो मलिक काफूर दिल्ली के अंदर 35 दिन तक शासक बनता है। यह भी ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात दिल्ली में 35 दिन तक शासक कौन बना था? तो वो मलिक काफूर बना था, और इसी को इन्होंने मलिक ए नवाब की उपाधि दी थी। तो अब दक्षिण विजय जितने भी लिखाऊंगा उन सभी की विजयों के अंदर योगदान किसका है? मलिक काफूर का। तो सबसे पहले इन्होंने देवगिरी पर अधिकार किया था। कहां पर किया था? देवगिरी के पश्चात में इन्होंने वालंगन पर अधिकार किया था। कहां पर किया था? वालंगन के पश्चात में इन्होंने द्वार समुंदर पर, किस पर अधिकार किया? द्वार समुंदर। और द्वार समुंदर के पश्चात मालाबार पर अधिकार किया था। यह है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजय का क्रम, कि सबसे पहले इन्होंने देवगिरी पर अधिकार किया, उसके पश्चात वालंगन पर अधिकार किया, उसके पश्चात द्वार समुंदर, और उसके पश्चात मालाबार। इसके लिए ध्यान रखना, वालंगन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वालंगन का शासक जो था, जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव। और एक है, ध्यान रखना, रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी है काकतीय वंश की। कौन से वंश की है शासिका? काकतीय वंश की शासिका है रुद्रमा देवी, और गुलाम वंश की शासिका है रजिया सुल्तान। तो और वालंगन का शासक था प्रताप रुद्रदेव। इन्होंने ही विश्व का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा दिया था। तो ये ध्यान रखना कि कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने दिया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वालंगन पर अधिकार किया था। तो ये उत्तर की विजय और ये दक्षिण की विजय। तब अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा था, तथा एक नवीन धर्म की स्थापना करने का भी विचार किया था कि क्यों ना एक नवीन धर्म बनाया जाए और मैं संपूर्ण विश्व पर अधिकार कर सकता हूं। जिस प्रकार से सिकंदर ने विश्व अभियान चलाया था, उसी प्रकार विश्व विजेता अभियान, उसी प्रकार से अलाउद्दीन भी विश्व विजेता बनना चाहता था। तब इन्हें दिल्ली के ही कोतवाल ने मना किया था, जिनका नाम था उर अलार कलाम, जिन्होंने इनको क्या कर दिया था? मना। और इन्होंने उनकी बातें मान ली और इस प्रस्ताव को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलीपुर शासक था। प्रारंभिक सफलता पर इन्होंने एक उपाधि धारण की, सिकंदर सानी की। फिर आपसे पूछे उत्तरी विजय का क्रम, तो सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, चंदेरी, सिवाना और जादव। दक्षिण के अंदर पूछे तो नीलगिरी, वालंगन, द्वार समुंदर और मालाबार। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इन दक्षिणी विजयों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर। और मलिक काफूर को इन्होंने मलिक ए नवाब की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात ये 35 दिन तक शासक बना। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वप्रथम डाक व्यवस्था या डाक प्रथा की शुरुआत की थी।
कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था तथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत के अंदर सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का स्थायी सेना रखना तथा घोड़ों पर निशान दागना, घोड़ों पर निशान दागना वह सैनिकों का हुलिया बनाना, यानी कि सैनिकों पर भी इन्होंने ठप्पा लगाए थे कि भाई हमारी सेना कितनी है। तभी तो इसने किसका निर्माण किया था? स्थायी सेना का। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया, जिनमें घोड़े और सैनिक सभी के जितने भी घोड़े, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे जिनके अंडर के अंदर, तो वो क्या करते, इनके पास में जब अलाउद्दीन खिलजी या अन्य किसी राजा के पास में आते तो अन्य रियासत के घोड़ों को भी लेके आ जाते और वहां पर गिनती करवा देते कि भाई हमारे पास में, जैसे मान लीजिए दो रियासत बता रहा हूं उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए एक मालवा है और एक मान लीजिए देवगिरी है उदाहरण के लिए से। तो देवगिरी वाला राजा जब इनके पास में आ रहा है तो वही क्या कर रहा है, मालवा से भी घोड़े ले आ जाता है और इनको ला करके गिना देता है कि भाई इसके पास में जैसे मान लो 100 है और ये यहां से भी लेकर के आ जाता है 200। अलाउद्दीन खिलजी वाला के बता देता है भाई 300 कितने हैं, 300। तो उसी हिसाब से क्या मिल रहा है इनको, उनकी आय मिल रही है, उसी हिसाब सेना के हिसाब से इन्हें आय दी जा रही है। इतनी सेना है तो उनके रख रखाव के लिए और के लिए उन्हें आय दी जाती है। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये देवगिरी वाला आया, 100 इनके पास में थे, 200 इनके पास में लेके अलाउद्दीन खिलजी के पास में आया कि भाई मेरे पास में इतने घोड़े हैं, तो उन घोड़ों पर निशान डाल दिया गया, उन सैनिकों पर भी निशान लगा दिया गया। अब वापस जाते वक्त जब मालवा वाला पूछ रहा है कि ला भाई तेरा हो मन दे दे, बोले तुम की अंग तो लगा दिया ठप्पा, अंग तो अभी तुम दे जी, वो बड़ा होट मारी इन वामने, ये तो अभी हो गया मेरा। तब स्थायी सेना का निर्माण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। तो ये ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? तो ध्यान रखना कि इन्होंने ही भांग खाना, शराब व जुआ खेलना, इन पर प्रतिबंध लगाया था। कि दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने भांग, शराब व जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया था वह शासक कौन था? तो वह भी शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने भांग खाना, शराब, जुआ खेलना, इन सभी चीजों पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। अन्य क्वेश्चन आता है इनसे कि इन्होंने ही सर्वप्रथम मुद्रा पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू की थी, यानी कि सिक्कों पर सबसे पहले तारीख लिखना किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कि मुद्रा पर सर्वप्रथम तारीख लिखना प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो मुद्रा पर तारीख लिखने की प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये सब सारे हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कि इनके युद्धों के विजय अभियान, इनके बचपन का नाम तथा इन्होंने सर्वप्रथम की जारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी, चाहे डाक व्यवस्था है, स्थायी सेना है, घोड़ों पर निशान लगाना है, यह सब सारा सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। और यहीं से इनके बारे में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि के लिए ध्यान रखना, इन्होंने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो ये तो हो गया कंप्लीट अलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात में कि खिलजी वंश में बाद में शासक कौन बना था। तो खिलजी वंश में बाद में शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। कौन शासक बनेंगे? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक खिलजी, इनका टाइमिंग है
1316 से लेकर के 1320 ईस्वी कि मुबारक खिलजी दिल्ली के सुल्तान कब बने, तो 1316 में। कब तक रहे थे, 1320 तक। इन्होंने ध्यान रखना, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, कि मुबारक खिलजी ने स्वयं को क्या घोषित कर लिया, खलीफा घोषित किया था, कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो वह मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी के लिए कहा जाता है कि इनको स्त्रियों की संगत पसंद थी तथा ये नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाते थे। कि कौन से दिल्ली के शासक है जो नग्न अवस्था के अंदर भी दरबार में आ जाते थे, तो वह शासक कौन है, मुबारक खिलजी है, जो नग्न अवस्था में भी क्या करते थे, दरबार में आ जाया करते थे। और इसी मुबारक खिलजी की बाद में हत्या कर देता है खुसरो खां। कौन हत्या कर देता है, खुसरो खां। ये इसकी हत्या कर देता है और खुसरो खां पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, पैगंबर के सेनापति की। क्वेश्चन यह आएगा कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किसने की थी, तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण खुसरो खां ने की थी। यह क्वेश्चन ऐसा आए कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर करना है मुबारक खिलजी। यह ज्यादा समय के लिए नहीं रहा था खुसरो खां, यह केवल सितंबर 1320 तक रहा था, कि अप्रैल के अंदर यह शासक बनता है और सितंबर 1320 तक यह शासक रहता है। बाद में इसी खुसरो खां की हत्या कर देता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये सितंबर 1320 ईस्वी के अंदर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, और वो वंश होता है तुगलक वंश। तो दिल्ली के अंदर खिलजी वंश का टाइमिंग हमने पढ़ लिया, 1290 से लेकर के 1320 तक। कुल इंपोर्टेंट शासक कितने हुए, तो इंपोर्टेंट शासक को ध्यान रखना 2, बाकी ये न के बराबर शासक था। लेकिन कुल शासक का पूछे, कुल शासक बने कितने, तो 3। पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उसके पश्चात बना मुबारक खिलजी। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया था। यह भी बात ध्यान रखना कि जब उन्होंने 1303 में चित्तौड़गढ़ को जीता था, तो अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद उसका नाम कर दिया था। अब आगे हम पढ़ते हैं तुगलक वंश, कि खिलजी वंश के पश्चात में दिल्ली में नया वंश आया, उस वंश का नाम क्या था, तुगलक वंश। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइमिंग है 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी। हालांकि 1412 ईस्वी के अंदर तुगलक वंश का अंतिम शासक मर जाता है, हत्या हो जाती है उसकी। तो उसके पश्चात में 2 वर्ष तक अन्य कोई शासन नहीं कर पाता, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात में नया वंश आता है, वो आता है स्वेद वंश। इसलिए तुगलक वंश को मान लिया जाता है कि 1320 से लेकर के 1414, या अगर आपके 1414 में हो कि 1412 हो, तब भी आपको आंसर सही करना है कि तुगलक वंश 1320 से 1414 के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिल्ली के अंदर तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली के अंदर तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। यह शासक कब बना था, तो 1320 ईस्वी, और रहा कब तक था, 1325 ईस्वी। कि 1320 ईस्वी के अंदर गयासुद्दीन तुगलक शासक बना था। एक चीज और बता रहा हूं मैं, बलबन के लिए, बलबन को गुलामों का गुलाम कहते हैं। बलबन को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम। क्यों कहते हैं, देखो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम था कौन, बलबन। तो इसलिए बलबन को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, इल्तुतमिश भी गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को भी क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये भी ध्यान। तो अब देखो गयासुद्दीन तुगलक का, कि गयासुद्दीन तुगलक शासक कब बनता है, 1320 के अंदर, और शासक रहता कब तक है, 1325 तक। सबसे पहले किसके बचपन का नाम था, तो बचपन का नाम था, ध्यान रखना, गाजी तुगलक।
कि गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? गाजी तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले भारत के अंदर सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सिंचाई के लिए भारत के अंदर सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था, तो कुओं व नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि सर्वाधिक नहरों का किसने निर्माण करवाया था, तो आंसर करना है फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5 लंबी नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे पहले किसने करवाया, तो आंसर क्या करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली के समीप तुगलकाबाद शहर बसाया था। क्वेश्चन ऐसा आए कि तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था या शहर किसने बसाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। किस शैली के अंदर था, तो ये भी ध्यान रखना, रोमन शैली के अंदर। क्वेश्चन ऐसा आए कि तुगलकाबाद नगर को किस शैली के अंदर बसाया था, तो रोमन शैली के अंदर बसाया था। जबकि गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी के अंदर बंगाल अभियान से लौटते वक्त, क्वेश्चन आए कि कौन से अभियान से लौटते वक्त, तो बंगाल अभियान से, कि बंगाल अभियान से लौटते वक्त दिल्ली के समीप लकड़ी के बने महल के नीचे दब करके मृत्यु हो गई थी। कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल के नीचे दब करके हुई थी, तो वह शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किस अभियान से लौटते वक्त, तो बंगाल अभियान से लौटते वक्त। और उस महल का निर्माण किसने करवाया था, जो लकड़ी का बना हुआ था, तो लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था जुन्ना खान ने। किसने करवाया था? जुन्ना खान ने। और यही जुन्ना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। यह जुन्ना खां गयासुद्दीन तुगलक का दामाद होता है। तो इसने इस लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था और इसके नीचे दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहां पर है, तो ध्यान रखना तुगलकाबाद में है। कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहां पर है, तो मकबरा है इसका कहां पर? तुगलकाबाद के अंदर। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। कि गयासुद्दीन तुगलक शासक कब बना? 1320। कब तक रहा? 1325। इसके बचपन का नाम गाजी तुगलक। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण करवाया, गयासुद्दीन तुगलक। इसने रोमन शैली के अंदर तुगलकाबाद नगर बसाया तथा बंगाल अभियान से लौटते वक्त 1325 में लकड़ी के महल के नीचे दब करके इसकी मृत्यु हो गई। उस महल का निर्माण किसने करवाया? जुन्ना खान ने करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहां पर है? तुगलकाबाद में है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुन्ना खान। जुन्ना खान किसके नाम से शासक बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो नेक्स्ट शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश का दूसरा शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है 1325 में और यह शासक रहता है 1351 ईस्वी। कि मोहम्मद बिन शासक कब बना था? तुगलक शासक कब बना? 1325 में। कब तक रहा था? 1351। इसके बचपन का क्या नाम था? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया कि इसके बचपन का नाम जुना था, या कई जगह नाम आ जाता है जोना था। तो जुना था या जोना था बचपन का नाम किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला प्रश्न तो ये कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, योग्य व विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, योग्य व विद्वान शासक कौन था? तो वह शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी योजनाएं बनाई थी वो सभी गलत थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने जितनी भी योजनाएं बनाई थी वो सभी क्या थी? असफल हुई थी, यानी कि वह नहीं करनी चाहिए थी वो योजना इसने बनाई थी। तो अब योजना कौन सी थी देखो। तो पहली जो इसकी योजना थी वो तो थी क्या? कि 2 आब क्षेत्रों के अंदर कर लागू करना। कौन से क्षेत्र में?
दोआब क्षेत्र में। अब दोआब क्षेत्र क्या होता है? तो दो नदियों के मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो दोआब क्षेत्रों के अंदर इसने क्या किया था? कर में वृद्धि की थी, कि दोआब क्षेत्रों में कर में वृद्धि, ये इसकी पहली योजना थी। तो क्वेश्चन आए कि मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना कौन सी? तो पहली योजना थी दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि। फिर इसकी दूसरी योजना कौन सी थी? तो दूसरी योजना थी कि इसने दिल्ली से राजधानी हटा करके देवगिरी को बनाया, कि दिल्ली से राजधानी हटा करके किसको बनाया? देवगिरी को। और देवगिरी का बाद में इसने नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। क्या कर दिया था भाई? दौलताबाद। ये इसकी क्या थी? दूसरी योजना, कि मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, दूसरी कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर के कहां स्थानांतरित की? देवगिरी, दौलताबाद में की थी। लेकिन ध्यान ये रखना 1335 ईस्वी में इसने पुनः राजधानी किसे बना दिया? दिल्ली को बना दिया था। यह भी बात ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को पुनः राजधानी कब बनाया? तो 1335 ईस्वी में दिल्ली को इसने पुनः राजधानी बना लिया था। फिर तीसरी कहानी क्या थी? तो तीसरी थी इसकी सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, ये इसकी कौन सी योजना थी? तीसरी। फिर चौथी योजना खुरासान पर आक्रमण। कहां पर आक्रमण किया था? खुरासान पर। खुरासान पर आक्रमण, ये इसकी चौथी योजना। तो ये ध्यान में रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई 4 योजनाएं कौन सी थी? तो पहली थी दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, दूसरी थी दिल्ली से राजधानी चेंज करना, तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा और चौथी थी खुरासान पर आक्रमण। ये चारों की चारों योजनाएं इसके द्वारा गलत लिया गया निर्णय था। लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे क्या था? शिक्षित, योग्य और विद्वान शासक था। और इस मोहम्मद बिन तुगलक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर इब्न बतूता भारत आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो ध्यान रखना 1333 ईस्वी के अंदर। कि इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 ईस्वी के अंदर। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसी इब्न बतूता को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। यह भी ध्यान रखना कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था या न्यायाधीश नियुक्त किया था। कि दिल्ली का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था इब्न बतूता को। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रहला। पुस्तक का नाम क्या है? रहला। की रहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो रहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद करके रख लेना, आपके 100% है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक नए साम्राज्य, स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना होती है। उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर। कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब होती है? 1336 ईस्वी के अंदर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? तो ध्यान रखना, हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई। कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में। ये दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र राज्य था और इन्होंने यहाँ पर संगम वंश की नींव रखी थी। किस वंश की नींव रखी थी? संगम वंश की। संगम वंश इन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम और इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश की नींव रखी तथा इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया। कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। क्वेश्चन ये पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों की उपाधि क्या थी? तो ध्यान रखना, राय थी।
कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो राय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना कि 1351 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा के निकट मृत्यु हो जाती है। किसके निकट मृत्यु होती है, तो थट्टा के निकट 1351 ईस्वी में मृत्यु होती है। तब इतिहासकार बदायूनी, इतिहासकार का नाम क्या है, बदायूनी, तो ये इतिहासकार बदायूनी ये बात कहता है कि सुल्तान को प्रजा से, यानी मोहम्मद बिन शासक को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा गया कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था भाई, बदायूनी ने कहा था। तो यहां तक हो गया तुगलक वंश के अंदर कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात में शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक से हम आगे क्रम स्टार्ट करेंगे कि बाद में सैयद वंश आता है, सैयद वंश के पश्चात में लोधी वंश आता है। तो बराबर इनके नोट्स बनाते रहिएगा और बराबर देखते रहिए। क्लासें अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दूसरे दोस्तों के पास में भी शेयर जरूर करें।